हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल टू नेक्स्ट एग्जाम एट पीएम बाय आकर्षक अकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, कहीं भी हैं जहां भी हैं बहुत खुश होंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत स्वागत करता हूं यहां पर नेक्स्ट एग्जाम एट पीएम बाय आकर्षक अकेडमी। हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे चुके हैं। हम आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का पहला लेक्चर लेके आए हैं। इस पहला लेक्चर में जो भी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कितने सारे यूनिट पढ़ने हैं, उसका जो पहला यूनिट है मैंने उसको उठाया है और आपके सामने लेके आया हूं। देखते हैं उस यूनिट में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं और हम वहां से क्या क्या चीज़ सीखते हैं। सो आज का जो क्लास है, पहला लेक्चर, ये क्लास टोटली डेडिकेटेड है कि जो हमारा फिजिक्स है, ये फिजिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पर, क्योंकि फिजिक्स को मैकेनिकल वाले को भी पढ़ना है, इसी फिजिक्स को इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, सिविल वाले, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनको पढ़ना है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये कैसे हेल्पफुल है, इसके कितने सारे ब्रांचेस हैं, क्योंकि एक फिजिक्स फिजिक्स ये अप्लाइड फिजिक्स 1 है, फिर हम अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ते हैं। इसका जो कैटेगरी है उसका एक हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि फिजिक्स का क्लासिफिकेशन, फिजिक्स साइंस, ये डोमेन में हमारा जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो कहाँ पर है, ये फिजिक्स इंजीनियरिंग डोमेन के लिए कितना हेल्पफुल है और कैसे, क्या हमारा जो इंजीनियरिंग डोमेन है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को ये फिजिक्स जनरेट करता है या फिजिक्स से वो टेक्नोलॉजी जनरेट होता है, कैसे, क्या लिंकिंग है, क्या इसके कैटेगरी है, डिफरेंट क्या क्या ब्रांचेस है, उसको मैं डील करूंगा आपके साथ। आज ये मेरा पहला लेक्चर है। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये रहे आपका सिलेबस जो पहले यूनिट का है। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे एफपीएस, सीजीएस एंड एसआई यूनिट, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन एंड देयर applications, conversion from one system of unit to other, checking of dimensional equations and derivation of simple equations, limitations of dimensional analysis, and second है measurement। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन, साथ में उसका मेजरमेंट, ये आपका पहला यूनिट है। इसमें जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आइए पहले समझते हैं अपने इस फिजिकल वर्ल्ड को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये अर्थ है, ये अर्थ रिवॉल्व हो रहा है। ये रिवॉल्व होने से क्या हो रहा है, तो ये रिवॉल्व होने से पहला चीज कि दिन रात होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ये अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट होता है, ये अपने एक्सिस पर स्पिन करने के साथ साथ सन के चारों तरफ रोटेट भी करता है, जिसके कारण सीजन चेंज होता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये लहरें उठ रही है, टाइड्स हैं। ये लहरें क्या है, ये टाइड्स क्या है, ये भी हमारे धरती पर एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक होल का ये बन रहा है यूनिवर्स में, और एक दिन सारा यूनिवर्स इसी ब्लैक होल में समा जाने वाला है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है। साइंस को
हमारे जो भी साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी डिफाइन किया है अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में उन्होंने भी साइंस को के बारे में बताया कि साइंस क्या है। हम आप भी जानते हैं साइंस क्या है, बुक में भी लिखा है साइंस क्या है। मैं वो साइंटिस्ट, हम अपने इन्वायरमेंट, इन सब के इंफॉर्मेशन को पहले इकट्ठा करेंगे, फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे जो मेरा ओवरव्यू होगा कि साइंस क्या है। सो व्हाट इज साइंस? कुछ डिफिनेशन है, स्टेटमेंट है जो साइंटिस्ट ने दिया था साइंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, हम लोग जानते हैं आइंस्टीन को, उन्होंने कहा था कि साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉ, ए कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। ये क्या कहते हैं एल्बर्ट साहब कि साइंस जस्ट एक नियम कानून का कलेक्शन नहीं है या एक कैटलॉग नहीं है। किसका? फैक्ट्स का। इट इज ए क्रिएशन, इट इज ए क्रिएशन it is a creation of human mind with its freely invented ideas and concepts। आइंस्टीन के मुताबिक कि साइंस जो है वो एक क्रिएशन है ह्यूमन माइंड का, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक इंसानी दिमाग का जो फितना फतूर कहना ये अच्छा वर्ड नहीं है, फितना फतूर, ये अच्छी सोच, अच्छे विचार, एक ऐसा क्रिएशन, एक ऐसा सोच ह्यूमन दिमाग का, माइंड का, जो कि इन्वेंट करता है, खोज करता है एक नए आइडिया का और कॉन्सेप्ट का। ये इनके मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू ब्राउस लिंडसे, ये कहते हैं साइंस इज ए मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये क्या कहते हैं कि साइंस जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव जाति का जो अनुभव है उस अनुभव को डिस्क्राइब करता है, क्रिएट करता है और समझता है। क्या? साइंस इज ए मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक तरीका है, ये एक रास्ता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए, क्रिएट करने के लिए। कौन कहते हैं? लिंडसे साहब। तो ये भी इनके वर्ड में भी क्रिएशन है, अंडरस्टैंडिंग है और डिस्क्राइबिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू जेराल्ड हॉल्टन, ये क्या कहते हैं कि साइंस इज एवर अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ऑल फैक्ट्स, द रिलेशन बिटवीन थिंग्स एंड द लॉज बाय विच द वर्ल्ड रन्स। इनके मुताबिक साइंस एक ऐसी चीज है जिसके अनुसार ये दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं वो एक्टिविटी करती है, वो रन करती हैं, उसके सब के पीछे एक साइंस है, वही साइंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वोल्केनो है, इरप्शन है। ये ऐसे कैसे होता है? तो ये कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई ऐसा लॉ होगा, कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, थ्योरी होगा जिसके आधार पर ये ऐसा काम करता है। सो साइंस इज एवर अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ऑल फैक्ट्स। ये भी साथ में अनफिनिश्ड मतलब क्या? कोई कंप्लीट कहां यही है, ये सही नहीं है, ये एक अनफिनिश्ड क्वेस्ट है। फॉर ऑल फैक्ट्स, द रिलेशन बिटवीन थिंग्स एंड द लॉ बाय विच द वर्ल्ड रन। और एक रिलेशन है, एक संबंध है चीजें, वस्तुएं और लॉ के बीच में, जिसके द्वारा ये दुनिया में जो भी चीज घटता है वो हो रहा है या चल रहा है, वही साइंस है।
चलिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, वेरी फेमस साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं द टू प्रोसेस दैट ऑफ साइंस एंड दैट ऑफ आर्ट आर नॉट वेरी डिफरेंट। हाइजेनबर्ग के मुताबिक साइंस और आर्ट, साइंस और आर्ट मतलब विज्ञान और कला, आर्ट ये कला है, पेंटिंग करना भी एक आर्ट है, गाना गाना भी एक आर्ट है, एक्टिंग करना भी एक आर्ट है ना। तो आर्ट और साइंस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनके मुताबिक, हाइजेनबर्ग के मुताबिक। तो इन्होंने आर्ट के बारे में, आर्ट को थोड़ा जोड़ दिया साइंस के साथ। एक किसी पेंटर को देखा है, वो पेंटर क्या करते हैं, तो वो किसी की भी आपकी तस्वीर, आप खड़े रहिए, अगर वैसा है वो पेंटर तो हूबहू आपकी तस्वीर बना देगी, वो आपका तस्वीर बना देंगे हूबहू। नेचर को एज इट इज रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कर रहा है एक्चुअल में, फैक्ट आप हैं और आपका तस्वीर वो बनाते हैं कागज पर पेंट के जरिए, कलर का उपयोग करके। तो जो कलर, जो पेंट, जो चीज भी वो उपयोग कर रहे हैं, वो जो फोटो बनेगा वो फोटो आपके तरह होगा, एग्जैक्ट आपके तरफ नहीं होगा, देखिए आपके ही तरह होगा। तो क्या कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, आप रियल हो, आप एक रियल हो, तो उसकी जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट जो भी है उसकी क्या रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है एक आर्ट। तो टू नो रियलिटी ऑफ रियल थिंग। सो ये क्या कहते हैं साइंस, कि एक दो प्रोसेस है जो कि साइंस और आर्ट आपस में ज्यादा अलग नहीं है। बोथ साइंस एंड आर्ट फॉर्म इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज, और ये वर्षों से हमारा एक विषय वस्तु का समान रहा है, विषय रहा है आर्ट एंड साइंस। सेंचुरी ए ह्यूमन लैंग्वेज, ये एक मानव का भाषा है, बाय विच वी कैन स्पीक अबाउट द मोर रियल पार्ट ऑफ रियलिटी। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का अधिक से अधिक रियल चीज को हम बता पाए, वही साइंस है। यही ना एक पेंटर करता है, वो जो नेचर का एक किसी का तस्वीर बनाता है तो क्या करता है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उस रियलिटी का एक रियल पार्ट कोशिश करता है कि हम एग्जिबिट करें, शो करें। सो टू नो द रियल पार्ट ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस। अब जैसे कि पहले ये लोग समझते थे कि सूरज चलता है, कि आज भी हमको देखने में सूरज ही लगता है कि वो पूरब उगता है पश्चिम डूबता है, सूरज चलता है। लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व किया और ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, और पता लगा, फैक्ट का पता लगा कि नहीं, सूरज नहीं चलती है, धरती ये सूरज के चारों तरफ चलती है, जिसके कारण ये सीजन चेंज होता है, दिन रात होते हैं। तो क्या क्या लोगों ने क्या जाना, रियलिटी को ये था जो पहले लोग नहीं जानते थे कि अर्थ चलती है, लोग ये कहते थे, मानते थे कि सूरज चलता है। लेकिन फैक्ट क्या था, उस जमाने में भी यही था कि अर्थ ही स्पिन करती थी और वही सूरज के चारों तरफ भी चलता था, यही फैक्ट था। इस फैक्ट को, इस रियलिटी को, रियल में क्या है, इसको आने वाले समय में लोगों ने जाना। So to know a real part of some reality is called science. According to Heisenberg, according to Bertrand Russell, ये क्या कहते हैं, we know very little and it is astonishing that we know so much, and still more astonishing that so little knowledge of science can give just so much power. हम जो कुछ भी जानते हैं वो बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, विस्मयकारी है। लेकिन जितना जानते हैं उतना कम है, जितना जानते हैं उतना कम है। तो ये जो विस्मयकारी चीज है, बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज है, जो हमारा नॉलेज है,
वो करता क्या है, तो एक लिटिल नॉलेज, ए लिटिल आइडिया आपको एक बहुत अधिक पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो ए लिटिल थिंग, ए लिटिल नॉलेज दैट गिव यू सो मच पावर इज कॉल्ड साइंस। एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा विचार, एक छोटा सा ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई क्रिएशन जो आपको बहुत अधिक प्रोवाइड सो मच पावर, आपको अधिक से अधिक पावर देता है, आपको शक्तिमान बनाता है। तो ऐसे चीज को, वैसे छोटे से छोटे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। इनके मुताबिक क्या कर सकते हैं, साइंस इज ए नॉलेज और लिटिल नॉलेज दैट गिव अस सो मच पावर। सो दिस इज द definition of science according to Bertrand Russell. तो ये तो रहा कुछ डिफिनीशन जो साइंटिस्ट लोगों ने दिया अपने अपने हिसाब से। अब उन सब को मैं इकट्ठा करूं, एक जगह पे लाऊं, तो हम क्या क्या कह सकते हैं। साइंस, what is science? It is a creation of human mind with its freely invented idea and concept. ये एक साइंस, एक क्रिएशन है ह्यूमन, आदमी के दिमाग का एक क्रिएशन है जिसके साथ वो खोज करता है किसी नए आइडिया का, कॉन्सेप्ट का। साइंस is a method for describing, creating and understanding human experience. Science is a relation between things and the law by which world runs. Science is a language by which we can speak about the more real part of reality. A little knowledge that can give just so much power is called science. So these are the some collection, ये वो कलेक्शन है जिसको हमने अपने इतिहास से खोज के लाया कि जो लोगों ने कहा, हमारे पूर्वज साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि साइंस ये है। कोई कह रहा है कि साइंस ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, कोई कह रहा है कि साइंस एक ह्यूमन बीइंग का लैंग्वेज है जो ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, क्रिएट करता है, नए आइडियाज को फॉर्म करता है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो आपको, एक लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस आपको बहुत अधिक शक्तिमान बनाता है, उसको साइंस कहते हैं। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा नॉलेज जो आपको बहुत अधिक पावर देता है, उसको साइंस कहते हैं। ये हो गई हमारे इतिहास के में जो कुछ भी था, मैंने वहां से खंगाला और इतना कुछ आपके सामने लेकर के आया। अब इन सब को मिलाया, तो इन सब के मिलाने से, इन सब को मिलाने से हमको एक ये लाइन मिलता है कि द नॉलेज विच हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा नॉलेज जिसको हम प्राप्त करते हैं ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि कोई भी क्रिएशन, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट विदाउट ऑब्जर्वेशन माइंड में जन्म नहीं लेता। अगर हम आपको कहें कि देखो बरसात हो रही है बाहर और सूरज निकला हुआ है, तो आप कहोगे सर झूठ बोलते हैं। कैसे आप कहोगे कि सर झूठ बोलते हैं? आप अंधे नहीं है, आपके पास अल्लाह ने, भगवान ने आंख दिया है, क्योंकि आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना कि सर झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे। अगर बरसात नहीं हो रही होगी तो आप कहिए नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, बरसात नहीं हो रही, यानी कहिएगा कि बरसात नहीं हो रही। तो आपने क्या किया, उसको हमारे कहे मुताबिक आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा, तब आपने रिप्लाई आया, तब आपके दिमाग में ये आइडिया जन्म लिया कि नहीं, यानी कि बरसात नहीं हो रही। तो विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, किसी आइडिया के करीब नहीं हो सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो द नॉलेज which have gained through the observation and experiment when organized systematically is called science. ये आपका किताबी भाषा का लैंग्वेज है। ये क्या हो गया?
ये आपका किताबी भाषा है कि नॉलेज जो आपको प्रोवाइड करता है, गेन करते हैं आप क्या चीज से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से, व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। दिस इज द बुक इज लैंग्वेज, आपको किताब में ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इन सब को मिलाकर के हमको ये मिला, इन लोगों ने कहा, ये हमको डिफरेंट डिफरेंट बुक से मिला। तो ये जो चीज है कि साइंस जो है क्या है, एक नॉलेज हम जो गेन करते हैं किसके जरिए, ऑब्जर्वेशन के और एक्सपेरिमेंट के जरिए, इन ए सिस्टमैटिक वे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट एक सिस्टमैटिक वे में होता है, एंड ऐसे ही रैंडमली एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से किए गए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको विज्ञान कहते हैं। तो ये तमाम चीजें, क्या आपके दिमाग में कुछ आया? ये सारी चीजें किसके तरफ इशारा करती है? हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, इस सब चीज से क्या होगा? तो इन सब चीज से आपके दिमाग में एक विचार का जन्म होगा, एक आइडिया का जन्म होगा, एक आइडिया जन्म लेगा, जिसके आधार पर आप नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे, उसका खोज करेंगे। तो साइंस, व्हाट इज द साइंस? तो हम ये कह सकते सबको मिला करके कि साइंस इज नथिंग, जस्ट एन आइडिया। Science is nothing, just an idea. That idea give you so much power. That idea create some new thing, provide you or make you, enable you to do some creation, invent. So science, ये science क्या है? It is an idea that born in our mind by observation. So ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। So और ये हुआ हमारी बातें सबसे नीचे, इस सब को मिला करके कि साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग, जस्ट एन आइडिया दैट बॉर्न इन माइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक आइडिया है जो हमारे दिमाग में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जन्म लेता है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। सो अब हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द साइंस? साइंस इज नथिंग, जस्ट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। सो व्हाट इज द साइंस? What an idea. So, अब ये आइडिया, ये जो साइंस है, जैसे कि हम भौतिकी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इनके अपने अपने ब्रांचेस भी हैं, इनके अपने अपने ब्रांचेस है। जैसे फिजिक्स में अगर गाड़ी के मोशन की बात करें, प्लैनेट के मोशन की बात करें, एक पार्टिकल के मोशन की बात करें, तो एक पार्टिकल, एक गाड़ी और एक प्लैनेट साइज में देखिए बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक। तो इनको डिस्क्राइब करते हैं कैसे? तो एक अलग पार्ट होगा। अगर हम ये देखें कि ये दिन रात कैसे हो रहे हैं, सीजन कैसे चेंज हो रहा है, अगर मैं ये फिजिक्स का एक दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करूं तो ये एक अलग विषय हो जाता है। तो इसके मुताबिक जैसे आप बायोलॉजी को देख लीजिए कि कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो आदमी का इलाज करता है, कुछ ऐसे डॉक्टर है जो जानवर का भी इलाज करता है। दोनों डॉक्टर में अंतर है तो डॉक्टर है। कोई ऐसे डॉक्टर है, कुछ ऐसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं या बायोलॉजी जानने वाले लोग हैं जो पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं, तो उनका एक अलग साइंस है, वो भी साइंस है। तो इस दुनिया, इस जगत में जितने सारी जीवें हैं, एक सजीव, एक निर्जीव, अगर मैं क्लासिफाई करूं ब्रॉडली इस जगत के चीजों को, तो मैं कहूंगा कि एक सजीव जाति के लोग हैं, एक निर्जीव जाति के लोग हैं।
तो जो सजीव जाति के लोग हैं, अगर उसका हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में, जैसे अभी कोरोना आ गया, वो कोरोना से निर्जीव कोई प्रभावित नहीं होगा, पेड़ पौधे का कुछ नहीं होगा, कुर्सी लकड़ी सब वो कुछ नहीं होगा। जो सजीव है, जो मानव जाति है, हम लोग आते हैं, खास करके हम लोग के लिए बन गया वो, और बहुत घातक है वो। तो अगर उसके बारे में, उसका दवाई बनाना है, तो उसके बारे में जो लोग जानते होंगे उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए उनके माइंड में एक आइडिया जन्म लेगा, जिसके आइडिया के आधार पर वो एक वैक्सीन का प्रिपरेशन करेंगे, तैयार करेंगे, जो कि उस कोरोना वायरस को मारेगा। तो ये उस फील्ड का आइडिया है, ये भी एक विज्ञान का हिस्सा है। तो अगर हम विज्ञान को इस दो कैटेगरी में पढ़ें, एक सजीव जगत के लिए, एक निर्जीव जगत के लिए, तो हम फिजिक्स को दो पार्ट में यहां से क्लासिफाई करेंगे। एक बायोलॉजी, देखो क्या कहेंगे हम, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम पेड़ पौधा, जानवर, आदमी, इस सब की चर्चा करेंगे। एक निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स का साइंस, उसमें क्या करेंगे, क्या गति, क्या देखेंगे, तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये प्लैनेट कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक पार्टिकल के मोशन से लेकर के एक प्लैनेट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ये रॉकेट कैसे उड़ता है उसके बारे में देखेंगे। बहुत तमाम चीजें हैं जो हम एक निर्जीव जगत में चीज देखेंगे। तो यहां से हम साइंस को क्लासिफाई करेंगे। द साइंस which deals with non-living things are called physical science. For example, physics, chemistry, geology, geography, astronomy, astrology, oceanology, etc. ये एक ऐसा फिजिक्स का पार्ट जो डील करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। उसको क्या कहेंगे हम, फिजिकल साइंस। मतलब कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिक्स पढ़ना है, उस फिजिक्स में हम फिजिकल साइंस, दरअसल वो फिजिक्स क्या है, एक फिजिकल साइंस है, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, वही आइडिया, वही कॉन्सेप्ट, वही नियम, वही कानून के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओशियोलॉजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सोलर सिस्टम है, ये सन है, इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट जितने प्लैनेट्स है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। ये बॉल उछल कूद कर रहा है, ये नीचे टकराया, फिर इस बॉल पे बॉल रखा है, वो कूदा। ये हम लोग जो देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये सब जो कुछ भी है, ये क्या है, एक साइंस का, फिजिकल साइंस का हिस्सा है। ये देखिए केमिस्ट्री, ये कुछ रिएक्शन हो रहे है ना। सो दिस इज द फिजिकल साइंस, दिस इज द फिजिकल साइंस। द साइंस which deals with living things are called biological science. For example, botany, zoology. जैसा देखिए, ये फूल कैसे खिलता है, ये कैसे बढ़ता है, ये कैसे, क्या मैकेनिज्म है, ये बायोलॉजिकल जगत के साइंस हैं, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। ये थंब देखते हैं ना, अंगूठे का निशान है ना, ये बड़ी ही एक आइडेंटिटी के लिए रूप में यूज होता है। अगर कोई किसी को गोली मारता है तो उस बंदूक को लेकर के क्या करते हैं, फॉरेंसिक लैब वाले लेके जाते हैं और जांचते हैं, देखिए अंगूठे का निशान किसका है, हाथ का उंगली का निशान किसका है, और उसके मुताबिक उसका उपयोग करके उस जो भी डॉन है उसको पकड़ने की कोशिश करता है पुलिस। इसके आधार पर दिस इज द फॉरेंसिक साइंस। ये जंगल में ये चीते बाघ दौड़ रहे हैं अपने शिकार के पीछे, इसके बारे में, जानवरों के बारे में जानना है, तो ये एक बायोलॉजिकल साइंस का हिस्सा है। तो हम इस साइड में न जाकर के हम ऊपर वाले साइड में हैं। इस ऊपर वाले साइड में जो फिजिकल साइंस के अंदर है, जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है,
हम इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जो आपको पढ़ाने आया है वो फिजिक्स के बारे में पढ़ाने आया है। सो दिस इज द फिजिकल साइंस and this is the biological science. So science can be broadly classified biological science and physical science. Now what is physics? Physics क्या है? तो साइंस तो एक आइडिया है जो ऑब्जर्वेशन से माइंड में जन्म लेता है। अब किसी भी फील्ड में होगा, चाहे बायोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो केमिस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे वो फिजिक्स के फील्ड में हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, जो किसी फील्ड में हो। मतलब अगर ब्रॉडली कहें तो बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में हो या फिजिकल साइंस के फील्ड में हो। तो फिजिकल साइंस भी एक आइडिया है और बायोलॉजिकल साइंस भी एक आइडिया है। अब ये जो फिजिकल साइंस में जो हमको फिजिक्स पढ़ना है वो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं नेचर को और नेचुरल फिनोमेना को, नेचर को और नेचुरल फिनोमेना को। अब नेचर में बहुत सारे चीजें हैं, याद रखें कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करने वाले हैं। पत्थर वो कितना स्ट्रांग है ना, वो उसको चला कर टीवी पर मारेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो, करके देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ना हमारे माइंड में आइडिया जन्म लेगा। तो इस फिजिकल साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है? इट इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। ये ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है नेचर, प्रकृति। एंड इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, है ना, लिखा रहता ना किताबों पर, भौतिकी, भौतिकी। ये संस्कृत वर्ड है दैट इज यूज्ड टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब फिजिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? हम पढ़ने जा रहे हैं एक फिजिकल वर्ल्ड को। तो उस वर्ल्ड में कौन कौन सा चीज जो निर्जीव होगा, उस वर्ल्ड में कौन होगा? निर्जीव होगा। ठीक। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is devoted to the study of nature and natural phenomena. तो फिजिक्स एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके तहत, जिसके अंदर, जिसके नीचे हम नेचर को पढ़ते हैं और नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं। तो इस नेचर और नेचुरल फिनोमेना में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बिहेव करता है एक दूसरे के साथ और उसका क्या इफेक्ट है हमारे सोसाइटी पर, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, वो कैसे उसको इफेक्ट करता है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इवोल्यूशन हुआ उसकी जड़ें, ये जो फिजिक्स है वो कैसे, किस हद तक सार्थक है। ये जो आपका फिजिक्स है, जितने सारे साइंस है, सब साइंस का एक साइंस है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल द साइंसेस, या फिजिक्स इज द बेसिक ऑफ द ऑल द साइंसेस। ये कहिए, फिजिक्स क्या है? हर एक साइंस का बेसिक है। तो ये फिजिक्स हमारे बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये फिजिक्स हमारे केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ये फिजिक्स जितने भी साइंस के पोर्शन है हर एक चीज से रिलेटेड है, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये फिजिक्स हमारे सोशल मीडिया, हमारे सोशल सोसाइटी से भी रिलेटेड है। आज जो आपके पास टेलीफोन है, रेडियो है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, रॉकेट है, एक से एक लड़ाकू विमान है, जो कुछ भी है वो सब इसी फिजिक्स की देन है। हम ये क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द बेसिक ऑफ द ऑल द साइंस। सो फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंसेस। सभी साइंस का एक आधारभूत चीज है, सबसे अधिक, वो है क्या? फिजिक्स। नाउ इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स देयर आर टू
principal thrust. One is unification and reductionism. Unification, what is the unification? Unification means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. For example, ये एक ग्रेविटेशन लॉ, ये पेन को अगर मैं छोड़ू तो ये नीचे ही जाएगा, तो ये ग्रेविटी के अंदर है। जो भी अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ के सैटेलाइट है, मून वो मूव कर रहा है, या जितने इस यूनिवर्स सोलर सिस्टम में प्लैनेट है वो एक सन के चारों तरफ जो मूव कर रहा है, वो भी एक ग्रेविटी के अंदर, हम आपको ग्रेविटी का उपयोग करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेड़ से एक फल गिर रहा है, वो भी एक ग्रेविटी का इफेक्ट। तो यूनिफिकेशन का होता है क्या कि यूनिफिकेशन का मतलब है कि अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, जितने सारे डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट के जरिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन अकाउंट्स फॉर फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड। अगर कोई एप्पल गिरेगा तो वो ग्राउंड पे ही जाएगा, जो न्यूटन साहब ने बताया था। सेकेंड, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट एंड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे कि ये जो प्लैनेट के मोशन है अराउंड द सन, इसको चाहे इसको, इस सब को यहां पर भी हम जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी का ग्रेविटेशनल लॉ का ही उपयोग करके इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज द व्हाट unification. Similarly, the basic law of electromagnetism, the form of Maxwell's equation, explain all the electric and magnetic phenomena. जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन। तो एक मैक्सवेल इक्वेशन से आप सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरह से जो भी फिजिकल साइंस में फिजिक्स के अंदर जो भी नेचुरल फिनोमेना है, जैसे दिन रात कैसे होते हैं, बरसात कैसे होती है, फल गिरता है तो टूटता है, पत्ते टूटते हैं तो धरती पर ही क्यों आती है, इन तमाम चीज को एक नियम से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से। इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? यूनिफिकेशन। नेक्स्ट, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या कहता है? मीन्स अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। अब जैसे कि हर एक मटेरियल किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। हम जानते हैं मटेरियल मेड ऑफ पार्टिकल। तो अगर किसी बड़े से मटेरियल, बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में एनालिसिस करना हो तो उसके बारे में जानने के लिए एक उसके छोटे से पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक से पता करके हम उस बड़े से चीज का पता कर सकते हैं। जैसे कि एक किसी कंडक्टर से होकर के हीट का फ्लो कैसे होता है, हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट थ्रू द मटेरियल। अगर ये जानना है तो आपको उस मटेरियल का एक पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक जानना पड़ेगा। तो एक पार्टिकल के बारे में जान करके, छोटे से लेवल के बारे में जान करके एक बड़े से चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स, जो कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, internal energy, entropy, etc. The latter development of kinetic theory and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of the molecular constituents of the bulk system. For example, temperature of the bulk system was related to the average kinetic energy of the molecule of the system. किसी भी सिस्टम का अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो वो हर एक सिस्टम, हर एक मटेरियल मॉलिक्यूल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और उस पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा तो क्या करता है, वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वो पार्टिकल फ्रीली वो जिगजैग पाथ पर वो या अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता रहता है। उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन है। अब सॉलिड में ये काइनेटिक एनर्जी, गैस में ये काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। तो अगर इस चीज को डिस्क्राइब करना है एक मटेरियल के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो क्या कहेंगे कि उसके जो पार्टिकल, जितने सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाल लूं तो उसका पूरा एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो थर्मोडायनामिक्स जो पोर्शन है हम इसके अंदर डील करते हैं, दैट इज द रिडक्शनिज्म। जैसा कि आप वहां देख रहे हैं, ये हीट प्रेशर के कारण ये पंप चल रहा है, ये पार्टिकल्स हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी यहां पर है, हम इसको डील करते हैं। तो दिस इज द रिडक्शनिज्म। नाउ टू डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स को हम दो डोमेन में डील करते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरा माइक्रोस्कोपिक। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, it includes the study of phenomena involving object of finite size। क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का साइज? एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल एंड इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। दिस मेक्स द क्लासिकल फिजिक्स। और हम यहां से क्लासिकल फिजिक्स को डील करते हैं। मोस्ट ऑफ इट वॉज डेवलप्ड अप टू द ईयर 1900। और क्लासिकल फिजिक्स का अधिकांश पार्ट 19वीं शताब्दी 1900 से शुरू होता है। अभी हम लोग 2021 में हैं, 2021 में है, ये 1900 से शुरुआत है, मतलब 100-150 साल पहले की कहानी है। वहां से हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में डील करते हैं। जब भी फिजिक्स को, तो हम स्टडी करेंगे नेचुरल फिनोमेना को, जिसमें जो हमारा नेचुरल फिनोमेना ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ऑब्जेक्ट का साइज फाइनाइट होना चाहिए, चाहे वो एटम से लेकर के एक प्लेनेट का साइज क्यों ना हो, ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल और इवन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। एंड दिस मेक क्लासिकल फिजिक्स। एंड द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब होता है छोटा। जब हम इसी चीज को बहुत छोटे से चीज में डील करें, एक पार्टिकल के रूप में डील करें, एक एटम न्यूक्लियर के रूप में डील करें, तो उस चीज का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन और मैक्रोस्कोपिक डोमेन में डील करते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन it includes the study of phenomena involving molecules, atoms, nuclei, electrons and other elementary particles. This makes modern physics. Most of it was developed after the year 1900। और 1900 के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो फिजिक्स को हम अगर ब्रॉडली अब क्लासिफाई करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास दो तरह के फिजिक्स हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स है और एक क्लासिकल फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या डील करते हैं? तमाम चीजें, प्रॉपर्टीज और नेचुरल फिनोमेना और नेचर को स्टडी करते हैं। किसका? एटम लेवल पर, न्यूक्लियाई लेवल पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। एंड क्लासिकल फिजिक्स में क्या डील करते हैं? तो नेचर और नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, मींस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, उस पर नेचर का क्या इफेक्ट है, वो नेचर के साथ कैसे बिहेव करता है, नेचर उसके साथ कैसे बिहेव करता है, इन तमाम चीज का कोरिलेशन जो एक फाइनाइट साइज का होगा, हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। नाउ क्लासिकल फिजिक्स। Classical physics include subject like mechanics, thermodynamics, electrodynamics and optics। यहां पर ये जितने पार्ट लिखे हुए हैं, कुछ फिजिक्स पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, कुछ फिजिक्स पार्ट
2 में पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरऑल फिजिक्स का एक ओवरव्यू हो गया कि ये मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, इसमें से कुछ पार्ट हम यहां डील करेंगे, कुछ पार्ट फिजिक्स पार्ट 2 में डील करेंगे। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें हम किस ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, जिसके पास एक फाइनाइट साइज है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। नाउ मैकेनिक्स deals with the study of general system of particle, rigid body, deformable body, liquid, etc., propulsion of rocket, propagation of water waves, sound waves, etc. हम यहां मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे पार्टिकल, रिजिड बॉडी, इसके बारे में। थर्मोडायनामिक्स deals with the study of gaseous system. The changes in temperature, internal energy, and entropy of the system through external work are investigated. Modes of transfer of heat, efficiency of heat engine and refrigerator are also included in thermodynamics. Electrodynamics deals with the study of electric and magnetic phenomena associated with charged particle and magnetic material. The basic law governing these phenomena were given by Coulomb's, Oersted, Ampere, and Faraday's. These laws were encapsulated by Maxwell's in his famous set of equation. Maxwell ने 4 इक्वेशन दिए थे जो हम डिस्क्राइब करेंगे फिजिक्स पार्ट 2 में। The generation of electric power, response of a circuit to alternating current, propagation of electromagnetic wave, etc. also come under this electrodynamics. And next, optics. Here we deal with the natural phenomena of light and its effect. जैसे रेनबो जो बनता है, मिरर में जो हम तस्वीर देखते हैं, हम जो ग्लास चश्मा पहनते हैं, किसी को दूर दृष्टि होता है, किसी को निकट दृष्टि होता है, तारे को हम कैसे धरती पर रख के ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये तमाम चीजें ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस फेनोमेना कनेक्टेड विथ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो ये रहा टोटल क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट। अब क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स को डील नहीं करता है, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स का उपयोग करके, इस नियम और कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अगर मॉडर्न फिजिक्स को डील करेंगे तो हम सही रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम डील करते हैं एक अलग थ्योरी से, उसका नाम है क्वांटम थ्योरी। उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स। तो मैकेनिक्स का जो क्वांटम थ्योरी है वो डील करता है किसको, मॉडर्न फिजिक्स को। सो क्लासिकल फिजिक्स इज inadequate to handle the microscopic domain where we deal with the constituent and structure of matter at the minute scale of atom, nuclei, and even a smaller scale of length. Quantum theory is currently accepted as the proper framework for explaining microscopic domain. Physics related to society. Most of the development in physics have a direct impact on society. For example, the development of telephone, telegraph, telex enable us to transmit messages instantly. The development of radio, television, satellite have revolutionized the means of communication. Advances in electronics, computer, laser have greatly enriched the society. Rapid means of transport are no less important for the society, and exploration of the new source of energy
is of great significance to the society. Now, physics in relation to technology. क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यही रीजन है कि मैं फिजिक्स को इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको को रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप समझें कि हमको किधर जाना है। थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपने देखा। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसके जो प्रिंसिपल हैं, उसके जो लॉ हैं, उसके जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है। सो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फिजिक्स। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन जब आया था, वो जो टेलीफोन वायरलेस जो कम्युनिकेशन आज वायरलेस चलता है, पहले क्या था, तार के जरिए जुड़ा हुआ था। वो तार के जरिए हाई हेलो जो होता था, वो कैसे होता था, किस पर आधारित था? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस थ्योरी पर आधारित था। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर, ये आज के दौर का जो कुछ भी कम्युनिकेशन डोमेन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दैट वी यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। जो भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। कभी कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बनता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी नए फिजिक्स को जन्म देता है। दोनों चीजें हैं। कभी कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बनता है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी से फिजिक्स भी बनता है। सो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन, ये थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है। स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन एक टेक्नोलॉजी है जो कहां से निकला है? थर्मोडायनामिक्स से। तो अगर स्टीम इंजन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर स्टीम इंजन को जन्म देने वाला कौन है? थर्मोडायनामिक्स। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स एंड द अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। अभी फिजिक्स नए टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, जनरेट करता है। कभी समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देता है, कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल द टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप दैट हैज ट्रिगर द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। आज जो आपके हाथ में कंप्यूटर है, ये अगर इसका रिवॉल्यूशन देखिएगा तो वो बड़े साइज से लेकर के बहुत पहले हुआ करता था, आज आपके हाथों में कंप्यूटर है। इतना ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? ये एक फिजिक्स की देन है, ये एक फिजिक्स का देन है, फिजिक्स का पार्ट। सो नाउ लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, कोई मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, कोई सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सब के लिए झोली में भर के लाया हूं किस तरह से ये लिंक है हमारे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और ये फिजिक्स। केवल पढ़ना नहीं है, लिंक करके पढ़ना है ताकि आगे आपको हेल्प करे, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टीम इंजन किससे रिलेटेड है? थर्मोडायनामिक्स से। तो
स्टीम इंजन एक टेक्नोलॉजी आया जो किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको कौन सिखाता है, हमारा फिजिक्स। रॉकेट प्रोपल्सन, जो रॉकेट उड़ता है, ये आधारित है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो कहां मिलता है, कौन सिखाता है, फिजिक्स। तो हम रॉकेट को उड़ते हुए देखते हैं जब, तो बड़े रोमांचित होते हैं, मेला लगता है, एक टेलीकास्ट होता है जब भी एक रॉकेट उड़ता है। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हमारे किताबों में जो छुपा हुआ है, वो जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। वहां पर देख करके बड़े रोमांचित होते हैं, उतना ही रोमांचित आप किताबों को पढ़ के आइए ना, तो कैसे होगा, वो देखते हैं तो लो धुआं निकल रहा है, रॉकेट हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मेले लगे हैं, रोमांच हो जाते हैं, हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन बुक में वो काली अक्षर में लिखा हुआ वर्ड, काला रूप है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, समझ में भी नहीं आता है तो वही चीजें जो वहां पर वो एप्लीकेशन पार्ट है। तो एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचने से पहले अगर जानना है तो उसका थ्योरी पार्ट पे आ जाइए, वो कौन देता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एरोप्लेन, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स पे आधारित है, उसके आधार पर यह बना कौन, एरोप्लेन। सोनार, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग को 5वें 6ठे से पढ़ाया जाता है कि कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। वो सब ऐसे ही नहीं, उसका मतलब है कि वही चीजें आगे चलकर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है। ये इंटरलिंकिंग बहुत आवश्यक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, सब फिजिक्स का पार्ट। अगर ये फैराडे साहब ये नियम ना दिए होते तो आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं होता, आपके घर में ये एसी नहीं होता। तो सोचो इलेक्ट्रिक के बिना, इलेक्ट्रिसिटी, इस एसी के बिना हमारा लाइफ कैसा होता। वही मटिया तेल, डिबिया, लालटेन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, वो जो हमारा प्रिंसिपल अप्लाई है कहां पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर। दिस इज द टेक्नोलॉजी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, पार्टिकल एक्सीलरेटर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखिए तो वो मूव करता है, इस प्रिंसिपल पे आधारित है ये टेक्नोलॉजी, पार्टिकल एक्सीलरेटर। सो जनरेटर, मोटर, सोनार, एरोप्लेन, रॉकेट, स्टीम इंजन, ये तमाम चीजें जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब हमारे डिसिप्लिन का ही तो पार्ट है। इसमें से कोई इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ता है, कुछ मैकेनिकल वाला पढ़ता है, कोई सिविल वाला पढ़ता है, अलग अलग पढ़ता है, डिसिप्लिन में बांटा हुआ है तो रिलेटेड एक ही चीज से। तो इन तमाम चीज के बारे में एक बेसिक आइडिया हमको जरूर होनी चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो कहां पर रिलेटेड है। नेक्स्ट, रेडियो एंड टेलीविजन, सबके घर में रेडियो टेलीविजन, ये किस प्रिंसिपल पर है, जनरेशन ऑफ प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है, कैसे डिटेक्ट होता है, इस प्रिंसिपल पर आधारित है। कौन, रेडियो एंड टेलीविजन। फोटोसेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, मैग्नेटिक confinement of plasma, electron microscope, wave nature of electrons, laser, light amplification by stimulated emission of radiation, computers, digital logic, computer, production of ultra high magnetic field, superconductivity, non-reflecting coating, thin film optical interference, and GAN
मीटर वेव टेलीस्कोप, GMRT रेडियो, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स। तो ये जो तमाम चीजें फिजिक्स का हिस्सा है, और ये फिजिक्स का हिस्सा कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और यही वो टेक्नोलॉजी है, वही वो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में वो पढ़ता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, कोई कंप्यूटर ब्रांच के अंदर, कोई मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, कोई सिविल ब्रांच के अंदर। तो ये रहा ओवरव्यू हमारा टोटल अप्लाइड फिजिक्स 1 का, पूरा फिजिक्स का क्लासिफिकेशंस। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट के साथ। उसमें हम, जैसे आप यूनिट देखें, आज मैंने आपको यह समझाया फिजिकल वर्ल्ड, उससे रिलेटेड साइंस एंड साइंस का बिहेवियर, साइंस को डिफाइन किया, साइंस को क्लासिफाई किया, जो हमारा स्ट्रीम है, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ जो फिजिक्स का लिंकिंग है, वो मैंने आपको समझाया, आपको कन्वे किया, जिससे आपका अब रास्ता खुलेंगे, अब आपके द्वार खुलेंगे। पहले केवाड़ी बंद था, अब मैंने उसको खोला है। फिर देखेंगे, उसमें मैं आप सबको इनवाइट करूंगा और मैं आपके लिए क्या क्या लेके आता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक जहां भी रहिए खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।